भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यह एक ऐसा गंभीर विषय है जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सीधे तौर पर हर इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ा है। भारत दुनिया की फार्मेसी हो सकता है, लेकिन सबसे महान फार्मेसियों को भी सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक दृश्य की कल्पना करें जहां कम से कम 20 मासूम बच्चों ने दूषित कफ सिरप पीने के कारण अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भयानक त्रासदी है जो झकझोर कर रख देती है। भाग 1, यह खबरों में क्यों है। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में बनी दूषित कफ सिरप को लेकर एक गंभीर वैश्विक अलर्ट जारी किया था। यहीं से इस पूरी बहस की शुरुआत हुई। भारत के औषधि नियामक ने जिन 3 दूषित कफ सिरप की पहचान की है, उनके नाम और निर्माताओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला है कोल्ड्रिफ, जिसे स्ट्रेसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। दूसरा है रेस्पीफ्रेश, जिसका निर्माण रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स ने किया। और तीसरा है रिलाइव, जिसे शेप फार्मा ने तैयार किया। परीक्षाओं की दृष्टि से इन विशिष्ट नामों और कंपनियों की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि इन दवाओं को आखिर किस चीज़ ने इतना घातक बना दिया। इसका उत्तर है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। इसे संक्षेप में DEG कहा जाता है। ये कोई दवा का घटक नहीं है, बल्कि एक अत्यंत विषैला पदार्थ है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर औद्योगिक सॉल्वेंट्स के रूप में यानी कारखानों में रसायनों को घोलने के लिए किया जाता है। भाग 2, नियामक ढांचा। इस त्रासदी से आगे बढ़ते हुए आइए उस कानूनी मशीनरी को समझते हैं जिसे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही बनाया गया था। इस ऐतिहासिक समय रेखा को समझना बेहद जरूरी है। भारत में दवा कानूनों की नींव वर्ष 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट यानी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम पर टिकी है। इसके ठीक बाद 1945 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स लाए गए। ये दोनों कानून मिलकर दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। तो इस पूरी व्यवस्था को आखिर चलाता कौन है? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO है। ये सीधे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है और इसका काम नई दवाओं को मंजूरी देना, नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना और आयातित दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। दूसरी तरफ राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण है, जिनका काम राज्य स्तर पर लाइसेंस देना, कारखानों का निरीक्षण करना और कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। ये शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन है। भाग 3, दवा सुरक्षा में चुनौतियां। यहां हम अपनी संस्थागत विफलताओं और व्यवस्था की उन खामियों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारी व्यवस्था में कई गहरी दरारें हैं। केंद्रीय और राज्य निकायों के बीच नियामक अंतराल और असंगत निगरानी सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही विनिर्माण प्रथाओं में खामियां और खराब लैब परीक्षण असुरक्षित दवाओं को बाजार तक आसानी से पहुंचने देते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है अपर्याप्त कोल्ड चेन स्टोरेज। जब दवाएं सही तापमान पर नहीं रखी जाती तो उनका क्षरण होता है और किसी मरीज के घर पहुंचने तक वे पूरी तरह से खराब हो चुकी होती हैं। भारत में आज तक कोई ऐसा बाध्यकारी राष्ट्रीय कानून नहीं है जो बाजार में पहुंच चुकी घटिया या हानिकारक दवाओं को तुरंत वापस मंगाने यानी रिकॉल करने को अनिवार्य बनाता हो। 1976 से इस पर केवल और केवल बहस हो रही है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। ये एक ऐसा भारी तथ्य है जो हमारी नियामक व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी को दर्शाता है। अब इस चिंताजनक आंकड़े पर गौर करना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर 10 में से 1 दवा या तो घटिया है या फिर पूरी तरह से नकली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 में से 1 का ये अनुपात आज के समय में और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पर तेजी से पनप रहे अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नकली दवाओं को घर घर तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। भाग 4, तत्काल सुधार का मार्ग। समस्याओं को समझने के बाद अब बात करते हैं उन ठोस और व्यावहारिक समाधानों की जो इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहद जरूरी हैं। वर्ष 2024-25 की स्थायी समिति ने नकली दवाओं से निपटने के लिए एक स्पष्ट 4 चरणीय मार्ग सुझाया है। कदम नंबर 1, कानूनों का सख्त प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। कदम नंबर 2, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस यानी GDP दिशा निर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना।
कदम नंबर 3, नकली दवाओं के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना। और कदम नंबर 4, उपभोक्ताओं और डॉक्टरों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाना। भाग 5, दुनिया की फार्मेसी। अब एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है और इस विशाल उद्योग की वैश्विक जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति देखिए। उत्पादन की मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। वहीं अगर इससे होने वाली आय या मूल्य यानी वैल्यू की बात करें तो विश्व स्तर पर इसका स्थान 14वां है। 50 अरब डॉलर। वर्ष 2023-24 में भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार का आकार लगभग इतना ही आंका गया है। हमारी वैश्विक जिम्मेदारी की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पूरी दुनिया में जितनी भी जेनेरिक दवाएं सप्लाई होती हैं, उसका 20% यानी विश्व का 5वां हिस्सा केवल और केवल भारत से आता है। दुनिया के हर कोने में हर 5वीं जेनेरिक दवा किसी भारतीय कारखाने में बनी है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। जब पूरी दुनिया जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं के लिए भारत पर इतनी गहराई से निर्भर है, तो क्या दुनिया की फार्मेसी कहलाने वाला हमारा ये विशाल उद्योग एक अनिवार्य रिकॉल कानून के बिना काम करने का जोखिम उठा सकता है? क्या हम उस व्यवस्था के बिना सुरक्षित हैं जो खराब दवाओं को बाजार से तुरंत वापस ले सके? इसी अहम सवाल और विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।